हिंदुस्तानी लोकतंत्र में बेइंसाफ़ी कई किस्म की होती है। आज की एक खबर है कि जेएनयू के एक छात्र नेता उमर खालिद को बिना जमानत जेल में सड़ते हुए 1000 दिन पूरे हो गए हैं। उनके ऊपर केंद्र सरकार ने यूएपीए जैसी कड़ी धारा लगाई है और दिल्ली में पुलिस, जो कि केंद्र सरकार के मातहत काम करती है, उसने दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड के रूप में उमर खालिद को गिरफ्तार किया। 1000 दिन हो गए हैं। पुलिस अदालत में कुछ भी साबित नहीं कर सकी है, कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सज़ा चल रही है, कैद चल रही है। तो ये हिंदुस्तान का बेइंसाफ़ी का एक नमूना है ये। लेकिन मैं एक दूसरे किस्म की बेइंसाफ़ी की बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, जो दिल्ली से दूर है, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी से भी करीब 150 किलोमीटर दूर है। लेकिन इस बेइंसाफ़ी को समझना ज़रूरी है, इसलिए कि लोकतंत्र में खतरे कितने किस्म के हो सकते हैं ये इससे पता लगता है। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार एक खबर लेकर आपके बीच इसलिए हूँ कि ये बेइंसाफ़ी का, साजिश का एक बड़ा नमूना है। इसके बारे में सावधान रहने की ज़रूरत है कि किसी गरीब को कैसे फंसाकर घेर कर मारा जा सकता है। हुआ यह था कि बिलासपुर ज़िले के रतनपुर नाम की जगह पर एक लड़की की दोस्ती एक लड़के से थी। लड़की की दोस्ती जब थी तब वो नाबालिग थी, बाद में वो बालिग हो गई, ऐसा लड़की का कहना है। उसकी लिखाई गई पुलिस की रिपोर्ट बतलाती है कि ये लड़का उसका देह शोषण करते रहा, शादी का वायदा करते रहा, शादी नहीं की उसने। तो उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई और बलात्कार के जुर्म में ये गिरफ्तार किया गया लड़का। जब ये गिरफ्तार हो गया और कुछ महीने इसकी ज़मानत नहीं हो पाई, तो उसके बाद एक दूसरी घटना हुई। इस लड़के के परिवार के एक बच्चे को लेकर उसके माँ बाप पुलिस थाने पहुँचे और रतनपुर ही पहुँचे कि वहाँ ये अपने रिश्तेदार के पास आया हुआ था और जब ये सड़क पर चॉकलेट खरीदने जा रहा था तो जो बलात्कार की शिकार लड़की थी, जिसकी शिकायत पर पहली रिपोर्ट हुई थी, उसकी माँ, जो कि 15 साल पहले पति खो चुकी है, उसका दर्जा एक विधवा महिला का है, वो अधेड़ महिला है, 45 साल करीब शायद उसकी उम्र है और उसकी बेटी 18-20 बरस की है। वो 10-15 लोगों के एक संयुक्त परिवार में रहती है। उसके खिलाफ 10 बरस के इस बच्चे की तरफ से ये रिपोर्ट लिखाई गई कि वो महिला इसको चॉकलेट दिलाने का लालच दिखाकर अपने घर ले गई और वहाँ ले जाकर इसके निजी अंगों के साथ छेड़खानी की। तो जिस रतनपुर थाने में लड़की ने बलात्कार की रिपोर्ट लिखाई थी, उसी रतनपुर थाने में उस लड़की की मां के खिलाफ पहली रिपोर्ट में जिस पे आरोप था, उसके परिवार के एक बच्चे की तरफ से ये रिपोर्ट लिखाई गई, जो पहली नज़र में एक जवाबी रिपोर्ट दिखती है। लेकिन हम अपनी तरफ से किसी बच्चे की नीयत पर शक करना नहीं चाहते, तो जो रिपोर्ट लिखाई गई थी हम उसकी बात कर रहे हैं। इस बारे में भी हमने इसी कैमरे के सामने, इसी जगह से शायद 15 दिन पहले एक रिपोर्ट बनाई थी। उसी बारे में आज एक नया डेवलपमेंट सामने आया है, जिसको हम आपके सामने रख रहे हैं। तो उस बच्चे की रिपोर्ट पर पॉक्सो एक्ट के तहत, बच्चों के यौन शोषण के एक्ट के तहत, इस अधेड़ महिला को पुलिस ने आनन फानन गिरफ्तार कर लिया। उसी पुलिस ने बाद में जब पुलिस के आला अफसरों ने जांच की तो उनको समझ आया कि ये तो थाने ने गड़बड़ काम किया है। ये मासूम काम नहीं था कि कोई बच्चा आके रिपोर्ट लिखा रहा है माँ बाप के साथ, तो उस पर रिपोर्ट दर्ज कर ली जाए। थाने के लोगों को अच्छे से मालूम था कि ये जवाबी रिपोर्ट है, ये पहले बलात्कार के मुकाबले दूसरी यौन छेड़खानी की रिपोर्ट लिखवाई जा रही है। लेकिन मुझको जो बतलाया गया है बड़े अफसरों ने, वो ये बताया है कि थानेदार ने, थाने के इंचार्ज ने उनको अंधेरे में रखा और ये रिपोर्ट दर्ज की और इस गरीब महिला की आनन फानन गिरफ्तारी भी कर ली। इस दौरान
जब उस लड़की ने बलात्कार की रिपोर्ट लिखाई थी उसके बाद से और उसकी मां को फंसाने के पहले। इस बीच में जो लड़का गिरफ्तार था और जेल में था, उसके परिवार की तरफ से लगातार इस लड़की पर, इसकी मां पर दबाव डाला जाता था कि इतने लाख रुपए ले लो, अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, इतने लाख रुपए ले लो। तो लड़की ने ऐसी कुछ एक टेलीफोन कॉल रिकॉर्डिंग के साथ में ये एक शिकायत पुलिस को और दी। उस शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है कि बलात्कार की शिकार लड़की जो शिकायत करता है उसको खरीदने की कोशिश इस तरह से की गई, धमकाने की कोशिश की गई, पैसों का लालच दिया गया। ये मामला भी दर्ज है। अब बिलासपुर की पुलिस ने कल अदालत में एक खारिजी रिपोर्ट दाखिल की है। खारिजी रिपोर्ट का मतलब है खात्मा रिपोर्ट है शायद उसका एक मतलब, कि महिला के खिलाफ बच्चे की तरफ से ये जो रिपोर्ट लिखाई गई थी ये झूठी रिपोर्ट थी। पुलिस ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि पुलिस को ट्रैप करके ये रिपोर्ट लिखा दी गई थी। पुलिस अपने थाने में बैठी हुई थी, वर्दी में बैठी हुई थी, बड़े अनुभवी पुलिस वाले रहते हैं, घाघ रहते हैं, कानून की समझ रहती है, उनको कोई क्या ट्रैप कर लेगा। लेकिन पुलिस का अपना प्रेस नोट है, वो जो चाहे लिख सकती है। तो पुलिस ने लिखा कि पुलिस को ट्रैप करके ये गलत रिपोर्ट लिखाई गई थी, झूठी रिपोर्ट लिखाई गई थी, और इसलिए पुलिस इस केस को ख़त्म करना चाहती है। उन्होंने अदालत के सामने कागजात पेश किए हैं। पुलिस ने ही इस खारिजी रिपोर्ट की जो प्रेस नोट है उसमें कहा है कि इस परिवार ने इसी बच्चे के साथ रायपुर की राजधानी राखी के थाने में जाकर भी ऐसी रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की थी कि उसके साथ ऐसी हरकत की है उस लड़की की मां ने। अब सवाल ये उठता है कि अगर बलात्कार के आरोपी का परिवार, अगर बलात्कार की रिपोर्ट लिखाने वाली लड़की की मां के खिलाफ, जो अधेड़ मां है, विधवा है, संयुक्त परिवार में रहती है, उसके खिलाफ 10 बरस के एक बच्चे से ऐसी रिपोर्ट लिखाई कि उसके साथ यौन छेड़छाड़ की गई, तो इसका क्या अंत हो सकता है। हर परिवार के पास एक बच्चा रहता है, हर परिवार अपने बच्चे का ऐसा इस्तेमाल कर सकता है। मैंने इस मामले को समझने के लिए इस महिला की, पीड़ित महिला जिसको कि गिरफ्तार किया गया था पॉक्सो में, उसके वकील हैं, बिलासपुर के एक प्रमुख वकील हैं, वो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। इस केस में वो इस महिला की तरफ से निचली अदालत में पेश हुए थे। उनका नाम आशुतोष पांडे है। तो एडवोकेट आशुतोष पांडे से मैंने सुबह टेलीफोन पर बात करके इस मामले को समझने की कोशिश की। उन्होंने किसी कोने से भी इस महिला के वकील की तरह मुझसे बात नहीं की। उन्होंने न्याय संगत बातें कही। जहां मैंने पुलिस के बारे में कुछ आलोचनात्मक बात की, वहां भी उन्होंने पुलिस की, कानून की सीमाओं को बतलाया, साफ किया। तो सुनिए ये आशुतोष पांडे जी का क्या कहना है, वकील साहब हैं, इनका क्या कहना है, सुनिए। ये रतनपुर का एक मामला है जिसमें एक महिला के खिलाफ पॉक्सो की रिपोर्ट लिखाई गई थी। आप उसके वकील हैं। जी। तो ये मामला शुरू से थोड़ा गड़बड़ लग रहा था। हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया भी था। जी। तो अब जैसा कि आपने देखा है, ये इन्होंने, पुलिस ने खारिजी पेश की है कोर्ट में। जी। जी। तो ये क्या गड़बड़ था इस मामले में जो पुलिस को खुद ही अपने मामले को खत्म करना पड़ रहा है? देखिए क्या होता है, थोड़ा-सा कानून की टेक्निकलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। जी। हमारे यहाँ कानून में जब भी कोई संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस को मिलती है, हम्म। तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट का न्याय दृष्टांत है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, अच्छा। जो ये कहता है कि अगर पुलिस को किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है, हम्म। तो उस पे एफआईआर दर्ज करना जी। मैंडेटरी है। जी। एफआईआर दर्ज करने के पश्चात आप उसकी विवेचना कर सकते हैं कि वो संज्ञेय अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस न्याय दृष्टांत के आधार पर रतनपुर में ये मामला दर्ज किया गया था। जी। विवेचना के घटनाक्रम में फिर जब यह पता चला कि इस तरह का कोई अपराध घटित नहीं हुआ है, जी। तो उसी न्याय दृष्टांत में आगे यह भी कहा गया है कि अगर पुलिस को विवेचना के दौरान वह तथ्य मिलते हैं कि जिसके आधार पर ऐसा कोई घटना
या अपराध घटित नहीं होना पाया जाता है, जी। तो पुलिस उसमें फिर क्लोजर रिपोर्ट या खारिजी और खात्मा पेश कर सकती है। अच्छा। अब चूंकि अपराध यहाँ पे सेंसिटिव था, जी। बालक के लैंगिक अपराध से जुड़ा हुआ था, जी। इसलिए इसमें खारिजी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पुलिस ने प्रस्तुत किया है। जी। मामले की विवेचना के दौरान जो हमारे सामने तथ्य आए थे, जी। उन तथ्यों में घटना जो बताई गई थी वो 10 मई से 15 मई के बीच में बताई गई थी। अच्छा। बालक जो है वो रायपुर निवासी था। जी। जिनके ऊपर में यह अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जी। उनकी पुत्री के द्वारा भी एक एफआईआर की गई थी 376 की। जी। उस अपराध में लगातार प्रलोभन तो इन लोगों के द्वारा दिया ही जा रहा था, जिनकी सूचना भी इनके द्वारा पुलिस स्टेशन को दी गई थी। जी। फिर जिस पटेल के दुकान के पास ये कह रहे थे कि पटेल के दुकान के पास ये लड़का जो है चॉकलेट लेने जा रहा था, उसी दौरान इसको बुलाया गया था। जी। तो घटना की जांच में ये पता चला कि उस दिन तो वो पटेल दुकान बंद था। अच्छा। दूसरी बात, जो बालक था, हम्म। उसके मामा जी की खुद की किराना की शॉप है वहां पे, अच्छा, और तो वो वो पटेल, दूसरी दुकान क्यों जाएगा लेने? तो वो दूसरी दुकान क्यों जाएगा। हम्म। तीसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य हमने न्यायालय के सामने जमानत के समय रखा था, जी। वह यह बात था कि जिसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया गया है वह हम्म। रतनपुर में 8-9 लोगों के साथ जॉइंट फैमिली में रहती हैं। बताइए। उनके उनके पति की मृत्यु जो है आज से 15 साल 16 साल पहले हो गई थी। ओहो। उनके साथ पूरा परिवार वहां पे साथ रहता है, हम्म। और दिन की घटना बताई जा रही है, दोपहर हम्म। की घटना, जिस समय में उनके परिवार के सारे लोग उनके घर पे थे। किसी तरह की कोई प्राइवेसी नहीं थी उनको। हाँ, इस तरह की घटना को अंजाम देना पूरी तरह से नामुमकिन था। अविश्वसनीय प्रतीत हो रहा था। जी। उसके पश्चात हमें यह भी जानकारी प्राप्त हुई थी कि जो बालक का स्टेटमेंट था, जी। वो स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं दबाव पूर्वक दिया हुआ स्टेटमेंट था। अच्छा। और हमने यह भी प्लीडिंग ली थी न्यायालय के सामने जी। कि जो ये पॉक्सो एक्ट है, ये एक विशेष एक्ट है। जी। 2012 में पार्लियामेंट के द्वारा इसे विशेष रूप से बनाया गया है। जी। तो जो विशेष अधिनियम के लॉ होते हैं वो जनरल लॉस के ऊपर माने जाते हैं, बिल्कुल। और विशेष अधिनियम में, इस अधिनियम में ये प्रावधान है कि बालक के साथ जब भी इस प्रकार की कोई घटना घटती है, जी। तो इसे जो है बाल संरक्षण अधिकारी के समक्ष जो है हम्म। पूरी तरह से इसकी स्क्रूटनी कराई जानी चाहिए। जी। और जल्दबाजी में शायद पुलिस ने ये स्क्रूटनी नहीं कराई थी। यह अच्छा। भी एक कारण था कि जल्दबाजी में एफआईआर की गई थी। अच्छा। तीसरी बात जो सबसे मुख्य विषय था, जो हमने न्यायालय के सामने रखी थी, वो यह रखी थी कि सन 2006 से जो है, जो पीड़िता है, मतलब जिनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया गया था, वह जी। खुद जो है महिला एवं बाल विकास में कार्यकर्ता के रूप में पदस्थ हैं। ठीक, और और दो कोई हज कोई शिकायत उनके खिलाफ कभी नहीं रही? आज तक किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रही। जी। जी। तो इतनी बातों की जानकारी तो मुझे है। अब हम्म। बाकी पुलिस ने विवेचना में और कौन से बिंदु पाए हैं, वो उनकी जानकारी मुझे नहीं है, तो उस बारे में कहना मैं उचित प्रस्तुत नहीं समझता हूँ। ये वकील साहब, इसमें आगे प्रावधान क्या है? जैसा पुलिस ने ही लिखा है अपने खारिजी रिपोर्ट में, जी। जो जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें लिखा है जी। कि ये पुलिस को ट्रैप करके इन्होंने ऐसी रिपोर्ट लिखाई। जी। तो अगर पुलिस इसको झूठी रिपोर्ट मान रही है, जी। तो पुलिस के ऊपर ये जिम्मेदारी भी बनती है कि इस बच्चे के जो बालिग पेरेंट्स हैं, जी। उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस करे। उसमें उन्होंने आगे लिखा है कि अगर जी। न्यायालय इस बात की संज्ञान लेता है, हम्म। तो प्रलोभन देने का और अन्य विषय पे, झूठा रिपोर्ट दर्ज कराने के विषय पे वो आगे कार्यवाही करेंगे, तो वो कर सकते हैं। उसके लिए तो कानून में प्रावधान है ही। और प्रलोभन की तो एक एफआईआर इन्होंने की है। जी। कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह जो बलात्कार पीड़िता जो है,
जी उसने जो रिपोर्ट की है कि मेरे को ऐसा प्रलोभन दे रहे हैं, टेलीफोन कॉल आ रहे हैं, जी। तो बिलासपुर पुलिस ने उसके खिलाफ एक दर्ज की है रिपोर्ट। हम्म। और ये अगर छोटे बच्चे का उपयोग करके एक झूठी रिपोर्ट अगर लिखाई गई थी, जी तो ये भी बड़ा अपराध बनता है। बिल्कुल, अब इसका संज्ञान पुलिस को लेना चाहिए। और इसमें 10 बरस के बच्चे के खिलाफ अलग से कोई प्रावधान नहीं है ना? नहीं नहीं उसके 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 खिलाफ कोई जुर्म नहीं बनता है। नहीं, क्योंकि इसीलिए इसमें मैंने बताया ना कि पॉक्सो एक विशेष अधिनियम है। जी। इसमें बच्चे के साथ कोई भी लैंगिक अपराध घटित होता है जी। तो उसके लिए पूरी स्क्रूटनी का प्रावधान है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं पूरी तरह से इन चीजों को न समझते न जानते। जी। जी। तो अब चूंकि वह एक बच्चा है, उसके माता पिता के द्वारा उसे किस तरह से इन्फ्लुएंस किया गया, तो उसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। इतना जी। मेरी भी सामान्य समझ यही कह रही थी। हाँ, तो ठीक है वकील साहब, ये महिला की बड़ी अपमान भी हुआ, उसका तकलीफ भी हुई उसको। जी। इसमें एक चीज मैं समझना चाह रहा था, क्या पुलिस के पास उसको गिरफ्तारी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था? अब चूंकि मामला संज्ञेय अपराध से जुड़ा हुआ था, हम्म। तो संज्ञेय अपराध में होता क्या है कि पुलिस की एक मजबूरी हो जाती है। मैंने कहा ना कि कानून में ऐसे प्रावधान हैं जिस प्रावधान में ये है कि अगर संज्ञेय अपराध की सूचना आती है हम्म। तो पुलिस जो है उसमें एफआईआर पंजीबद्ध करती है। हम्म। और ट्रायल से पहले की गिरफ्तारी को हमारे कानून में किसी प्रकार की सजा नहीं मानी गई है। अच्छा। वह एक टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है हम्म। जो इसलिए किया जाता है कि न्यायालय और न्यायालयीन प्रकरण में जो गवाह हैं हम्म। उनको किसी भी प्रकार से प्रभावित ना किया जा सके। वह कोई सजा नहीं है। लेकिन पुलिस ने अपने पूरे के पूरे थाने को वहां से हटा दिया, सारे कर्मचारियों को। जो जी। इंचार्ज था उसको लाइन अटैच कर दिया। जी। इसका मतलब है पुलिस ने 2-4 दिन की जांच में ही अपने लोगों की गलती पा ली इसमें। नहीं, ये भी सोचना हमारे लिए गलत होगा। अच्छा। कारण यह है कि जब किसी चीज की जांच उच्च स्तरीय की जाती है हम्म। तो उसमें जितने लोग गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं उनको हटा देते हैं। उनको हटाया जाना न्यायोचित होता है, ठीक ठीक। जिससे कि फेयर ट्रायल, फेयर इंक्वायरी और एक फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया जा सके। ठीक ठीक। ऐसा तो मेरा मानना है। बाकी जी जी। पुलिस का क्या व्यू है ये तो पुलिस ही बता पाएगी। तो अब अदालत के सामने है ये मामला, पुलिस की खारिजी रिपोर्ट, और अदालत उसको मंजूर भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, ऐसी स्थिति है। जी। ठीक है वकील साहब, आपने बड़े अच्छे से समझाया, बहुत धन्यवाद। जी। जी। जी, शुक्रिया। ये थे इस महिला के वकील एडवोकेट आशुतोष पांडे। उन्होंने आपके सामने ये रखा, उनकी इजाज़त से हमने कॉल रिकॉर्ड की थी। उन्होंने ये बतलाया कि ये मामला कैसे कैसे हुआ है, इसमें आगे क्या संभावनाएं हैं, अदालत का क्या रुख इस पर हो सकता है इस मामले पर, ये उनका कहना है। लेकिन मैं उससे परे, वो वकील हैं, उनकी अपनी सीमाएं हैं क्योंकि वो अदालत में खड़े हुए हैं। मेरी ऐसी कोई सीमाएं नहीं हैं। तो मेरा ये कहना है कि लोगों को ये भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या कानून का ऐसा बेजा इस्तेमाल, जो कि मेरे हिसाब से, और मैंने बिलासपुर पुलिस से भी बात की है, आशुतोष पांडे जी से भी बात की है, उनका भी कहना है कि पुलिस अगर चाहे तो इस परिवार के खिलाफ एक मुकदमा चला सकती है कि उन्होंने अपने बच्चे का इस्तेमाल करके ऐसी झूठी रिपोर्ट लिखाई। लोगों को याद होगा कि जब दहेज प्रताड़ना के कानून का बहुत बेजा इस्तेमाल होने लगा, बहुत जगहों पे दहेज प्रताड़ना होती है, इससे मुझको इनकार नहीं है, लेकिन कई जगह उस कानून का इस्तेमाल इस तरह से होने लगा था कि दामाद, उसकी माँ, बाप, भाई, बहन, सारे के सारे लोग परिवार के गिरफ्तार करवा दिए जाएं, ऐसा होने लगा था। तो जाके अभी अदालतों का रुख उसके मामले में बदला है और दहेज प्रताड़ना के कानून के कुछ प्रावधानों को बदला गया है। कभी कभी देश में ये चर्चा भी होती है कि ST/SC एक्ट के तहत जो अनिवार्य रूप से गिरफ्तारी होती है, क्या उसको भी बदला जाए। तो उसको भी अदालत ने बीच में एक बार बदलने की कोशिश की थी,
लेकिन फिर शायद अदालत को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। ये जो मामला है पॉक्सो का, ये कड़ा कानून है, लेकिन फिर भी मैं दिल्ली के एक दूसरे मामले में इस कानून को देख रहा था, इसकी रिपोर्ट देख रहा था। उन्होंने दिल्ली के कुछ वकीलों को कोट किया था बीबीसी ने। उसमें ये था, ये पहलवान जो नाबालिग पहलवान है उसी मामले में था। उसमें ये था कि अगर नाबालिग बच्चे के साथ में बलात्कार नहीं होता है और कोई उससे कम की कोई यौन छेड़छाड़ होती है तो उस मामले में गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है, तुरंत अनिवार्य नहीं है, ऐसा उस रिपोर्ट में था। बिलासपुर पुलिस ने क्या किया मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ, वो सामने हैं सबके। बिलासपुर पुलिस अब क्या करती है ये देखना है। क्या जिस परिवार ने अपने किसी नौजवान सदस्य के जेल जाने के बाद बलात्कार की रिपोर्ट लिखाने वाली लड़की के परिवार को सबक सिखाने के लिए एक गरीब विधवा महिला को इस तरह से एक यौन प्रताड़ना के केस में फंसाया और अपने बच्चे को झूठी रिपोर्ट लिखाने के लिए इस्तेमाल किया। अब मैं इस बात को खुलकर कह सकता हूं क्योंकि पुलिस ने ही मान लिया है कि ये झूठी रिपोर्ट थी और पुलिस को ट्रैप करके इसको लिखवाया गया था। तो इसके खिलाफ बिलासपुर पुलिस का अधिकार ये बनता है कि वो न्याय को पटरी से उतारने के लिए, बेकसूर को फंसाने के लिए, अपने खुद के बच्चे का बेजा इस्तेमाल करने के लिए इन लोगों को सज़ा दिलवाए जिन्होंने ऐसा किया है, ताकि आगे कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि वो अपने बच्चे का इस्तेमाल करके किसी दूसरे के खिलाफ यौन प्रताड़ना की ऐसी झूठी रिपोर्ट लिखवाकर उसको सज़ा दिलवा सकते हैं। ये सोचने की ज़रूरत है। बहुत नाजुक मामला है, क्योंकि अगर इस कानून का अधिक लोग ऐसा बेजा इस्तेमाल करने लगेंगे तो इस कानून की ज़रूरत और इसके न्याय संगत होने पर से लोगों का भरोसा उठने लगेगा। वो दिन नहीं आने देना चाहिए। और इस मामले में मैं चलते चलते आपको एक बात और बतला दूं। इस मामले में शिकायतकर्ता और ये दूसरा झूठा शिकायतकर्ता, इनके बीच हिंदू मुस्लिम का भी एक मुद्दा था और वहाँ पर रतनपुर में, बिलासपुर में ये मामला जोर पकड़ने लगा था। धार्मिक संगठन प्रदर्शन करने लगे थे। इसको सांप्रदायिक तनाव बनने में ज़्यादा वक्त बाकी नहीं था। ये तो पुलिस ने समझदारी से और तेज़ी से अपनी गलतियों को सुधारा या अपने गलत कामों को सुधारा, उसको वो जाने। लेकिन वहाँ से पूरे के पूरे अमले को हटाया। जो टीआई जिसने रिपोर्ट लिखी थी उसको लाइन अटैच किया। जो डीएसपी वहाँ बैठा था रिपोर्ट लिखाने वक्त उसको हटाया। तो पुलिस ने बुनियादी तौर पर प्रारंभिक कार्रवाई की, पाया कि ये दूसरी शिकायत झूठी लिखाई गई थी और अदालत में केस के खात्मे का मामला पेश किया है। ये अब जाकर उस गरीब 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद जाकर उस गरीब महिला के लिए राहत की एक बात हो सकती है कि जितनी सामाजिक यातना प्रताड़ना झेलनी थी। और वकील साहब ने जैसा बतलाया कि ये महिला बाल विकास में ही काम करती है, बहुत छोटे से ओहदे पे। इसके खिलाफ पूरी ज़िंदगी में कोई ऐसी शिकायत नहीं थी। तो बस मैं इसी बात को आपके सामने रखने के लिए आया हूँ कि एक बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है। अगर लोग अपने बच्चों का इस्तेमाल करके किसी के खिलाफ बच्चे की यौन प्रताड़ना की झूठी रिपोर्ट लिखाने लगेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हर मामले में पुलिस ऐसी कार्रवाई कर सके। लोग हो सकता है महीनों और बरसों तक फंस जाएं उसमें मामले में। इसलिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है और जहाँ कहीं ऐसे पुख्ता सबूत मिलते हैं कि लोगों ने ऐसे झूठे केस खड़े किए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करने की ज़रूरत है। तो आज बस इतना ही, मैं फिर आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और आपको अगर हमारा ये चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए। फिर मिलते हैं।